नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्जाम 2024 से संबंधित एक और राजस्थान जीके की क्लास में। तो 2000 प्रश्नों की क्लास में आज की हमारी 11वीं क्लास होगी। तो आज के प्रश्नों में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो बात करते हैं आज की क्लास की। और आज का सेशन हमारे सीईटी एग्जाम, पटवारी एग्जाम और पशु परिचर एग्जाम तीनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पूरे राजस्थान में भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति तीनों से प्रश्न लेके आए हैं। बात करते हैं हर एक प्रश्न की व्याख्या के साथ, और आंसर कमेंट करते चलना है आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं। मिलते हैं लास्ट में कमेंट करके बताना ये आपके कितने प्रश्न सही हुए। बात करते हैं 271वें प्रश्न से। तो 271वां प्रश्न था हमारे 271वां प्रश्न क्या था? राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? जो राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में भी कहाँ पर है? गुड्डा मलानी। गुड्डा मलानी यहाँ पर स्थित है क्या? बाजरा अनुसंधान केंद्र। और बाजरा की बात करें तो राजस्थान भारत में राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर है बाजरा उत्पादन में। और बाजरा उत्पादन में ही राजस्थान में, ये तो भारत की बात हो गई। और राजस्थान में ही कौन सा प्रथम नंबर पर है? तो राजस्थान में है प्रथम नंबर पर हमारे अलवर। अलवर जिला जो है वो राजस्थान में पहले नंबर पर है बाजरा उत्पादन में। और भारत में पहले नंबर पर है कौन? राजस्थान। और लगभग 1/5 भाग, यानी कि लगभग 20 से 22% भाग जो है वो कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 20 से 22% राजस्थान अकेला उत्पादन करता है, जिसके कारण ये पहले नंबर पर है। और बात हो गई हमारे बाजरा अनुसंधान केंद्र की, गुड्डा मलानी में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 272वां प्रश्न 272वां प्रश्न क्या है? तो 272वें प्रश्न की बात करते हैं। 272वां प्रश्न है, मनिहारी टिब्बा किसका खनन केंद्र है? मनिहारी टिब्बा जो है वो किसका प्रमुख खनन केंद्र है? सीसा, लिग्नाइट, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस। तो किसका जो है मनिहारी टिब्बा जो है वो किसका खनन केंद्र है? बात करते हैं सबसे पहले हम मनिहारी टिब्बा की। मनिहारी टिब्बा से ही शुरुआत करते हैं। मनिहारी टिब्बा जो है वो मतलब किसका खनन केंद्र है? तो इसकी बात हो गई, ये हमारे स्थित है प्राकृतिक गैस का खनन केंद्र है, जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर में कौन कौन से? तन्नौट, कोटारू और डांडेवाला। ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे जैसलमेर में स्थित है। प्रमुख प्राकृतिक गैस के खनन केंद्र मनिहारी टिब्बा, तन्नौट, कोटारू, डांडेवाला। इसके अलावा बात करें तो हम सबसे पहले इसके अलावा बात करें तो हमारे कौन से जिले में? बाड़मेर में। तो इसके अलावा बाड़मेर में बात करते हैं हम। बाड़मेर में कौन कौन से हैं? तो बाड़मेर में जो स्थित हैं उनकी बात करते हैं। बाड़मेर में एक स्थित है गुड्डा मलानी प्राकृतिक गैस का केंद्र है। इसके अलावा बाड़मेर से अलग हुआ जिला बालोतरा। बालोतरा में प्रमुख है। बालोतरा में कौन कौन से? एक तो मंगला, आपने सभी ने नाम सुना ही होगा मंगला। तो एक ऐश्वर्या। और इसके अलावा बात करें तो कोसलू। ये सभी जो है वो कहाँ पर हैं? तो बालोतरा में है प्राकृतिक गैस के प्रमुख खनन केंद्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 273वां प्रश्न। तो 273वां प्रश्न क्या है? 273वें प्रश्न की बात करते हैं। 273वां प्रश्न है, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान में किस पर्यटन सर्किट में आता है? जो सिलीसेड लेक पैलेस है वो सिलीसेड लेक जो है कहाँ पर है? सबसे पहले अलवर में है। अलवर में स्थित है सिलीसेड लेक। तो सिलीसेड लेक पैलेस जो है किस पर्यटन सर्किट में आता है? बागड़, ढूंढाड़, ब्रज, मेवात और मेवाड़। तो हमारे राजस्थान में पर्यटन सर्किट बांटे गए हैं, उनमें से सिलीसेड लेक प्लेस जो है किस में आता है? ब्रज मेवात में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रज मेवात में आता है कौन सा? सिलीसेड लेक प्लेस। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 274वां प्रश्न। 274वां प्रश्न क्या है? तो 274वां प्रश्न है, राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित है। भारत सरकार द्वारा स्थापित है। भारत सरकार द्वारा कुल भारत में कितने केंद्र स्थापित हैं? 65 केंद्र सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी केंद्र जो है स्थापित किए गए। एक जयपुर में भी स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में स्थित है कौन सा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगला प्रश्न
275वां प्रश्न। 275वां प्रश्न क्या है? तो 275वें प्रश्न की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? जयपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? बात करते हैं, हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर का कितना है? 843 है धौलपुर का। और राजस्थान की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। और बात करें इंडिया की, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात है 943। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इनके बीच में अंतर कितना है? तो अंतर इनके बीच में 15 का अंतर है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और धौलपुर में सबसे कम है, तो सर्वाधिक कहाँ का है? सर्वाधिक हमारे स्थित है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का सर्वाधिक है, कितना है? तो डूंगरपुर का सर्वाधिक है 994। सर्वाधिक है 994 डूंगरपुर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 276वां प्रश्न। 276वां प्रश्न है हमारा, पड़ला सोलर पावर प्लांट, पड़ला सोलर प्लांट या पड़ला सोलर पार्क जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में। पड़ला सोलर पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमारे पहले तो ये जोधपुर जिले में था। ऑप्शन पुराने क्वेश्चन के हिसाब से तो जोधपुर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसी कारण जोधपुर ही ऑप्शन था इसमें, तो जोधपुर ही ऑप्शन ले लिया होगा। बात करें इसकी, पड़ला सोलर पार्क ये हमारे स्थित है फलोदी में। फलोदी में स्थित है। पहला सोलर पार्क है, राजस्थान का फर्स्ट सोलर पार्क है। इसके बाद सेकंड सोलर पार्क की बात करें, सेकंड सोलर पार्क भी हमारे फलोदी जिले में स्थित है। और कहाँ पर है? नोक, नोक तहसील है, वहाँ पर स्थित है। नोक तहसील जो है पहले किस में थी? ये जैसलमेर में थी। पहले जैसलमेर में थी, अब किस में आ गई? फलोदी में। अब ये आ गई हमारे फलोदी में। यहाँ पर सेकंड जो है वो सोलर पार्क है, सोलर प्लांट है। अगला प्रश्न 277वां प्रश्न। 277वें प्रश्न की बात करते हैं, आपानेरी मंदिर जो है किस जगह पर अवस्थित है? आपानेरी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बारा में, बरन में, दौसा में, कोटा में। तो आपानेरी मंदिर जो है किसका मंदिर है? तो हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? ये हमारे स्थित है दौसा में, आबानेरी दौसा में। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है। और ये किस काल में निर्मित है? तो गुर्जर प्रतिहार काल में। गुर्जर प्रतिहार कालीन जो, मतलब कि गुर्जर प्रतिहार कालीन जो संस्कृति है उसमें निर्मित है। और कौन सी शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में। गुर्जर प्रतिहार से कालीन शैली या फिर पंचायतन शैली में निर्मित है। और बात करते हैं कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 278वां प्रश्न। 278वां प्रश्न है, किस लोक देवी जो है उसकी पीठ की पूजा होती है? कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है? तो लोक देवी की बात है, करणी माता, जीण माता, ब्राह्मणी माता, लठियाल माता। तो कौन सी लोक देवी है जिसकी किसकी पूजा होती है? पीठ की पूजा होती है। तो कौन सी होगी? ब्राह्मणी माता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा और श्रृंगार, पीठ का ही श्रृंगार होता है। कौन सी लोक देवी है जिसका पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा होती है? ब्राह्मणी माता। और मंदिर कहाँ पर है? सोरसेन 12। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सोरसेन 12 में स्थित है ब्राह्मणी माता का मंदिर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है 279। तो राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? प्रश्न की बात करते हैं, अजमल जी जो थे वो किसके? अजमल जी तंवर। कौन थे? अजमल जी तंवर। इससे आपको पता ही चल गया होगा, पीछे तोड़ लगा दिया, किस लोक देवता के पिता थे? बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो कौन से लोक देवता थे उनके पिता थे? कौन? अजमल जी तंवर। तो रामदेव जी तंवर के पिता थे। रामदेव जी तंवर के पिता कौन थे? तो अजमल जी। और माता कौन थी इनकी? माता, तो माता कौन थी इनकी? माता थी मैना देव। मैना देव जो थी इनकी माता थी। मैना देव इनकी माता थी, पिता अजमल जी थे। लोक देवता, लोक देवता और लोक देवियाँ, लोक देवियाँ, इनमें से ज़्यादातर प्रश्न इनकी माता और पिता और इनके मंदिर कहाँ पर है उनसे ही पूछे जाते हैं। बाकी कोई भी डिटेल ज़्यादातर नहीं पूछी जाती। तो आपको माता पिता तो अवश्य याद रखने ही है। रामदेव जी की माता थे अजमल जी और माता थी मैना देव। और बात करें पब्बू जी की, तो पब्बू जी के पिता जो थे उनका और माता जो थी उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में दिखा दीजिए। माता तो इनकी कमला दे थी, कमला दे थी, और पिता का नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट 280वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 280वां प्रश्न है, दयाबाई और सहजोबाई किस संत की शिष्याएं थी? तो दयाबाई और सहजोबाई जो थी वो किस संत की शिष्याएं थी उनकी बात करते हैं। रामचरण जी, लालदास जी, चरणदास जी,
रामदास जी। तो दयाबाई और सहजोबाई जो थी वो किस संत की शिष्याएं थी? जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चरणदास जी। चरणदास जी जो उनकी शिष्याएं थी दयाबाई और सहजोबाई। और दयाबाई जो थी उन्होंने दयाबोध दयाबोध और सहजोबाई जी थी उन्होंने सहज प्रकाश ग्रंथ की रचनाएं की थी। चरणदास जी की शिष्याएं थी दोनों। और चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। और चरणदासी संप्रदाय जो था वो निर्गुण और, ये प्रश्न पूछा गया है, निर्गुण प्लस सगुण दोनों भक्ति धाराओं को मानता था। दोनों भक्ति धाराओं को मानता था। ये प्रश्न पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चरणदासी संप्रदाय जो था वो निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धाराओं को मानता था। 281वें प्रश्न की बात करते हैं। 281वां प्रश्न है, रागमाला जो है राग रागमाला जो है किस चित्र शैली से संबंधित है? रागमाला की बात करें मारवाड़ से, बूंदी से, किशनगढ़ से, चावंड से। तो रागमाला जो है वो किससे संबंधित है? रागमाला हमारे संबंधित है चावंड चित्रशैली से। और रागमाला का चित्रण किसने किया? नसरुद्दीन ने। नसरुद्दीन ने इसका चित्रण किया। जो नसरुद्दीन था उसने इसका चित्रण किया रागमाला का। किससे संबंधित है? चावंड चित्रशैली से। अगला प्रश्न हमारा 282वां प्रश्न है। 282वां प्रश्न है, फल्गुबाई किस लोक नृत्य से संबंधित है या किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो फल्गुबाई की बात है चरी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, घूमर नृत्य, रशिया नृत्य। तो फल्गुबाई जो है उसका संबंध किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। और चरी नृत्य जो है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। और चरी नृत्य जो है गुर्जर जाति का नृत्य गुर्जर जाति का नृत्य है। इसके अलावा बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। ये एक प्रकार का व्यवसायी, ये प्रश्न पूछा गया किस प्रकार का नृत्य? व्यवसायी नृत्य है। और व्यवसायी नृत्य है तो किस क्षेत्र का नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। अगला प्रश्न है 273वां प्रश्न। 283वां प्रश्न सॉरी। फूलडोल मेला कहाँ लगता है? तो ब्यावर में, शाहपुरा में, सलूमर में, भिवाड़ी में। तो आप आंसर कमेंट कीजिए फूलडोल मेला कहाँ लगता है। तब तक बात करते हैं फूलडोल मेला जो है वो कब लगता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया से पंचमी तक ये फूलडोल मेला लगता है। और इनकी सवारी निकाली जाती है। और किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय से। और राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारे कौन हो जाएंगे? रामचरण जी। रामचरण जी थे। और इन्होंने कहाँ पर इसकी संस्थापना की? प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो शाहपुरा में। शाहपुरा नया जिला बन गया है, वहाँ पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शाहपुरा में फूलडोल मेला लगता है। और किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 284वां प्रश्न। राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? आप कमेंट में बताइए। तब तक बात करते हैं थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की कौन सी प्रसिद्ध है? तो थेवा कला है। और इसके अलावा एक बात करें मोलेला, मोलेला कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की। राजसमंद की प्रसिद्ध है मोलेला कला। बात करें थेवा कला की, नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी प्रसिद्ध कलाकार है। सोनी परिवार इसका प्रसिद्ध कलाकार था। अगला प्रश्न है हमारे कौन सा? 285वां। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े जो है किस अवसर पर गाए जाते हैं? जागरण पर, शिशु मृत्यु पर, वधु आगमन पर, फसल कटाई पर। तो छेड़े जो है वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े हमारे गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर। यानी किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छेड़े जो है शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। और इसके अलावा एक और शब्द आता है मरसिए। मरसिए जो है वो उसकी जीवन गाथा जो है, किसी भी मतलब कि कोई भी क्रांतिकारी या फिर कोई भी वीर जो था उसकी मतलब कि मृत्यु से पहले ही उसकी मृत्यु गाथा यहाँ पर उसकी मृत्यु सुनाना मरसिए कहलाते हैं। कल्ला राइमलोद जदा, कल्ला राइमलोद जो सिवाना का साका हुआ था, दूसरा साका हुआ था, उस समय जो कल्ला राइमलोद था उसके मरसिए गए गए थे। और ये मरसिए किसने गए थे? आप कमेंट में बताइए कि मरसिए किसने गए थे कल्ला राइमलोद के। अगला प्रश्न 286वां प्रश्न। 286वां प्रश्न है, उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? उदयपुर में जो डाकन प्रथा थी उस पर रोक कब लगाई गई? 1830 में, 1844 में, 1853 में, 1820 में। तो उदयपुर में जो डाकन प्रथा थी उस पर रोक कब लगाई गई? 1853 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1853 में, सज्जन सिंह के समय।
सज्जन सिंह के समय अंग्रेजों द्वारा डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी और इसी डाकन प्रथा पर रोक लगाने के बाद भील आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भील आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ था, इस जनजातीय आंदोलन में पढ़ते हैं भील आंदोलन, और डाकन प्रथा पर रोक लगाने के कारण ही भील आंदोलन स्टार्ट हुआ था। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, उनके बारे में बात हम करते हैं, वो किससे संबंधित था? डाकन प्रथा पर रोक लगाने से संबंधित था। अगला प्रश्न, मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर, कान में, सिर पर, बाजू में। तो मेहमंद आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है? मेहमंद आभूषण सिर का आभूषण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोरला, बोरला या फिर मेहमंद, दोनों सिर के आभूषण हैं। अगला प्रश्न हमारा 288। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? भीलों में, राशियों में, शहरियों में, डामोर में। तो भीलों में जो है वो कौन सा? उदरिया पंथ। उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? उदरिया पंथ हमारे प्रचलित है किसमें हो जाएगा? तो ये हमारे हो जाएगा भीलों में। और कहाँ के भील, ये भी स्पेशल पूछ ले अगर कहाँ के भील, तो ये हमारे हो जाएंगे जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है उसके आसपास के, उसके आसपास के भीलों में प्रचलित है उदरिया पंथ। और जयसमंद झील कहाँ पर? सलूमर में, सलूमर में स्थित है। अगला प्रश्न 289, ग्रीशियन द्वारा, 289वां प्रश्न है, ग्रीशियन द्वारा इसे इस बोली को भीली बोली कहा गया है? वागड़ी बोली, निमाड़ी बोली, डिंगल बोली, अहिरवटी बोली। ग्रीशियन द्वारा भीली बोली किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है और हाल ही में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा वागड़ी बोली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वागड़ी बोली को ग्रीशियन ने भीली बोली कहा था। यानी वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी बोली, इसे भीली बोली कहा था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 290वां प्रश्न, अमीरहट्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो अमीरहट्ट ग्रंथ है उसको किसने लिखा? चंद्रशेखर, केशवदेव, दलपत, चोदराज। तो अमीरहट्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? अमीरहट्ट जो है वो चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया अमीरहट्ट। बाकी चोदराज या फिर सारंगधर, सारंगधर या फिर चोदराज, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा जो अमीर रासो ग्रंथ है वो लिखा गया। अमीर रासो किसके द्वारा? सारंगधर या चोदराज के द्वारा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, किस सभ्यता का अन्य नाम बनास संस्कृति है? बढ़िया प्रश्न है। किस सभ्यता का अन्य नाम बनास संस्कृति है? गिलुंड, ओजियाना, आहड़, सुनाली। तो किस सभ्यता का अन्य नाम बनास संस्कृति है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बनास संस्कृति जो है इसका नाम है किस नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी के किनारे कहाँ पर है? उदयपुर में। और बात करें इसकी सर्वप्रथम खोज 1954 में अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। और बात करें इसकी बाद में खोज, तो रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल। इसके बाद बात करें तो इसका उत्खनन 1961-62 में एच डी सांकलिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? एच डी सांकलिया द्वारा। और बात करें इसकी, तो इसका अन्य नाम है ताम्रवती नगरी, इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। आर्य सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता था। ये इसके अन्य नाम हो गए। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो अगला प्रश्न क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1907, 1910, 1919, 1927। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई। 1918 में इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? प्रथम अधिवेशन, तो इसके 4 अधिवेशन की बात करेंगे, प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन हुआ दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा, प्रथम अधिवेशन इसका दिल्ली में हुआ 1918 में। 1919, 1920 और 1920। पहला, दूसरा तो 1919 में, तीसरा 1920 में, चौथा भी 1920 में। तो 1920 में भी एक तो मार्च में, एक दिसंबर में, ये आपको नोट कर लेना है। प्रथम अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन कहाँ पर हुआ? पहला तो दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? हमारे अजमेर में,
अजमेर में हुआ। इसके बाद कहाँ पर हुआ चौथा अधिवेशन? चौथा अधिवेशन हुआ इसका नागपुर में। तो 2 डेट याद रखनी है। इसका बीच में अधिवेशन हुआ था मार्च 1920 में अजमेर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 293वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 293, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय देशी लोक सेवा परिषद है उसका 7वां अधिवेशन जयपुर, अजमेर, करौली, उदयपुर। तो अखिल भारतीय लोक सेवा परिषद का 7वां अधिवेशन हमारे कब हुआ? 1944-45, सॉरी 1945-46 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये हमारे हुआ उदयपुर में। इसकी अध्यक्षता करने कौन आए? तो इसकी अध्यक्षता करने आए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जो थे वो इसकी अध्यक्षता करने आए थे। और ये 7वां अधिवेशन हुआ था, ये अभी आपको याद रखना है, अखिल भारतीय देशी लोक सेवा परिषद का। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 294वां प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? श्रीमती रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? बूंदी, बेगू, बिजोलिया, बीकानेर। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी कौन? तो रमा देवी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 295वां प्रश्न। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 1822 में गठित थी कौन सी? मेरवाड़ा बटालियन। इसका मुख्यालय जहाजपुर, नसीराबाद, देवली, टोंक। तो बात करते हैं मेरवाड़ा बटालियन कब गठन हुआ? 1822 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नसीराबाद में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नसीराबाद में इसका मुख्यालय था। और ये गठित कब हुई थी? तो ये गठित हुई थी 1822 में। बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 296वां प्रश्न। देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ? देश हितैषणी सभा थी उसका गठन कब हुआ? 1860, 1919, 1853, 1877। तो देश हितैषणी सभा का गठन किसके समय हुआ? महाराजा सज्जन सिंह के समय हुआ देश हितैषणी सभा का गठन। कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। और कब हुआ? तो 1877 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1877 में हुआ। अगला प्रश्न 297वां प्रश्न। 297वां प्रश्न है, ब्रड किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? तो ब्रड किसान आंदोलन था उसका संबंध किस रियासत से था? कोटा, बेगू, सीकर, बूंदी। तो ब्रड किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये हमारे था बूंदी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बूंदी से संबंधित था ब्रड किसान आंदोलन। और इससे संबंधित एक हत्याकांड भी है, डब्बी हत्याकांड। डब्बी हत्याकांड कब हुआ? ये हमारे कब हुआ? 3 अप्रैल 1923 को। 3 अप्रैल 1923 को यह हत्याकांड हुआ। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 298वां प्रश्न। 298वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत किस गांव से थे? मोतीलाल तेजावत का संबंध एक के आंदोलन से था? तो फलाशिया गांव से, सामलिया गांव से, कोलियरी गांव से, मानगढ़ गांव से। मोतीलाल तेजावत जो था उनका संबंध किससे था? कोलियरी गांव से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोलियरी गांव से था। और इन्हें मोतीलाल तेजावत जो थे उनको बाबूजी कहते थे। क्या कहते थे? बाबूजी कहा जाता था। अगला प्रश्न 299वां प्रश्न। 299वां प्रश्न है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? जो 21 सूत्री मांग पत्र था वो किसने तैयार किया था? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास। तो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र जो था वो मोतीलाल तेजावत का था। और किसके समक्ष रखा था? फतेह सिंह। जो फतेह सिंह मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह थे उनके समक्ष रखा था मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र। एक ही आंदोलन से संबंधित हैं। इसके अलावा बात करें अपने, तो इसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले हमारे गोविंद गिरी की संबंधित। जो गोविंद गिरी की बात करें तो इन्होंने 33 सूत्री मांग पत्र 33 सूत्री मांग पत्र ये रखा था। 33 सूत्री मांग पत्र रखा था मेवाड़ महाराणा के सामने। अगले प्रश्न की बात करते हैं 300वें प्रश्न की। तो यहाँ पर हमारे 300 प्रश्न पूरे होते हैं। तो 300वें प्रश्न की बात करते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943, 1944, 1945, 1938। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1944 में। और इसकी स्थापना के समय कौन कौन थे? भोगीलाल पांड्या। मंत्रिमंडल की बात करें, भोगीलाल पांड्या। और बात करें तो शिवलाल कोटड़िया। और बात करें तो कौन थे? गौरीशंकर
गौरीशंकर उपाध्याय। और एक और नेता कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, ये चारों नेता प्रमुख थे डूंगरपुर प्रजामंडल से। और डूंगरपुर प्रजामंडल से एक रास्तापाल हत्याकांड बहुत पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना। रास्तापाल हत्याकांड 1949 को कालीबाई भील जो थी वो शहीद हुई थी। तो दोस्तों ये हमारे 300 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। तो हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज में 300 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। और एक अलग अलग क्लास में हमने 50 प्रश्न अलग किए थे, तो कुल 350 प्रश्न हमारे करेक्ट पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें। और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और